हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बीकॉम पार्ट थर्ड इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में हमारा चैप्टर चल रहा था एग्जेम्प्टेड इनकम्स। आज इस चैप्टर के फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम्स में सभी करदाताओं के लिए करमुक्त आयों में हम आगे अध्ययन करेंगे। काफ़ी कुछ मैंने पूर्व के वीडियोज़ में बताया है, उससे आगे की ओर बढ़ते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंशधारी को कंपनी द्वारा अंशों के वापस खरीदने पर होने वाली आय। देखिएगा, एक ऐसी कंपनी जिसके अंश मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय पर सूचित नहीं हैं, 4 जुलाई 2019 तक वापस खरीदने पर एवं 5 जुलाई 2019 से किसी भी प्रकार के अंश को वापस खरीदने पर सूचित एवं असूचित किसी अंशधारी करदाता को होने वाली आय। इस धारा 10(34)(a) के तहत पूर्ण रूप से कर मुक्त होती है। इसमें दो बातें ध्यान रखने की है, एक तो 4 जुलाई 2019 तक और एक है 5 जुलाई 2019 से। ये दो हैं, तो 4 जुलाई 2019 तक तो सूचित नहीं है, यानी कि असूचित जो अंश हैं वो, और 5 जुलाई 2019 से किसी भी प्रकार के हैं, सूचित हो चाहे असूचित हो, उनको वापस खरीदने पर किसी भी अंशधारी करदाता को कोई भी आय प्राप्त होती है तो वह कर मुक्त धारा 10(34)(a) के तहत होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है यूनिट धारक के लिए यूनिट की आय। इसमें जो निर्दिष्ट कंपनियां हैं या निर्दिष्ट उपक्रम जो हैं उनकी यूनिटों से आय होती है, या पारस्परिक कोष की यूनिटों से आय किसी यूनिट धारक को होती है, तो वह आय उस यूनिट धारक के लिए कर मुक्त धारा 10(35) के तहत होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें निवेशक को प्रतिभूतिकरण प्रन्यास से वितरित आय के रूप में प्राप्त आय। ऐसे प्रन्यास के निवेशक को प्रन्यास द्वारा वितरित ऐसी आय के रूप में प्राप्त आय जिसका वर्णन 115(TA) में किया गया हो, परंतु 1 जून 2016 को या उसके बाद ऐसी आय के संबंध में कर मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने का है कि 1 जून 2016 से पहले यदि कोई वितरित आय है तो उस आय पर कर मुक्ति मिलेगी, लेकिन 1 जून 2016 के को या उसके बाद ऐसी आय अगर प्राप्त होती है उस निवेशक को, तो कर मुक्ति नहीं मिलेगी, धारा 10(35)(a). नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कुछ दशाओं में समता अंशों के हस्तांतरण से होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ। किसी कंपनी के योग्य समता अंशों के हस्तांतरण से होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर मुक्त होता है, बशर्ते कि निम्न शर्तें पूर्ति हों। इसमें पहली शर्त ये है कि ऐसे अंश 1 मार्च 2003 को या उसके बाद परंतु 1 मार्च 2004 के पूर्व क्रय किए गए हों, तो उनके हस्तांतरण से होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। दूसरी शर्त ये है कि ऐसे अंश करदाता के पास 12 महीने से अधिक अवधि के लिए रहे हों, यानी कि कम से कम 1 साल की अवधि के लिए यदि उसके पास वो अंश रहे हैं और फिर उसको हस्तांतरण करता है, तो वह हस्तांतरण से होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। यहाँ पर जो योग्यता समता अंश जो शब्द काम में लिया गया है, उसका आशय इस प्रकार है कि किसी भी ऐसी कंपनी के समता अंश जो 1 मार्च 2003 को
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की BSE 500 सूचकांक की सदस्य है तथा ऐसे समता अंश के सेल परचेज करने के व्यवहार को भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय पर दर्ज किया गया हो। दूसरा आशय ये है कि किसी भी कंपनी के ऐसे समता अंश जिसका आवंटन सार्वजनिक निर्गमन द्वारा 1 मार्च 2003 को या उसके बाद किया गया हो तथा जिनको 1 मार्च 2004 के पूर्व भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय पर सूचित करा लिया गया हो। तो ये 2 कंडीशंस दी गई हैं जिससे योग्य समता अंशों का आशय निकाला जा सकता है। ऐसे समता अंशों के क्रय विक्रय के व्यवहार को भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय पर दर्ज किया गया होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो चीज़ बताई गई है योग्यता समता अंशों के बारे में 2 कंडीशंस बताई हैं, तो ये दोनों कंडीशंस ध्यान में रखनी है। यदि यही समता अंश हैं तो उससे होने वाले दीर्घकालीन हस्तांतरण से होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर मुक्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाला उत्पन्न पूंजी लाभ। इस पॉइंट में ये दिया गया है कि यदि एक व्यष्टि अथवा HUF हिंदू अविभाजित परिवार के लिए शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ चाहे अल्पकालीन हो अथवा दीर्घकालीन कर मुक्त होगा। तो ये केवल 2 ही व्यक्तियों के लिए, या तो वो व्यष्टि हो या HUF हो और शहरी कृषि भूमि का हस्तांतरण किया गया हो और उससे यदि कोई पूंजी लाभ हो रहा है चाहे वो अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन कर मुक्त होगा, बशर्ते निम्नांकित शर्तें पूरी होती हों। पहली शर्त यह है कि ऐसा हस्तांतरण या तो किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण के रूप में हुआ हो अथवा ऐसे हस्तांतरण का प्रतिफल केंद्र सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया गया हो अथवा अनुमोदित किया गया हो। तो पहली शर्त ये हो गई कि किसी कानून के तहत उस ज़मीन का हस्तांतरण किया गया हो या अधिग्रहण किया गया हो। दूसरा, इसी की जो दूसरी शर्त है कि ऐसे हस्तांतरण का प्रतिफल केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया गया हो या अनुमोदित किया गया हो। सेकंड शर्त आती है कि हस्तांतरण की तिथि से तुरंत पूर्व के 2 वर्ष की अवधि के दौरान इस भूमि का प्रयोग व्यष्टि अथवा उसके माता पिता अथवा हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कृषि कार्यों के लिए किया गया हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शर्त है कि जिस तारीख को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस तारीख को हस्तांतरण की जा रही है ज़मीन, उसके तुरंत पूर्व के 2 वर्ष की अवधि के दौरान वह भूमि कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई गई हो, या तो व्यष्टि के द्वारा या HUF परिवार द्वारा कृषि कार्यों के लिए काम में ली गई हो। थर्ड शर्त इसके अंतर्गत ये आती है कि यह भूमि धारा 214 थर्ड के अनुसार शहरी क्षेत्र में स्थित है। इस धारा के अनुसार शहरी भूमि से आशय 10,000 से अधिक आबादी वाली नगर पालिका की सीमाओं में तथा सीमाओं से 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि से होता है। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में स्थित होना चाहिए वो कृषि भूमि, और शहरी क्षेत्र से मतलब ये है कि वह भूमि 10,000 से अधिक आबादी वाली नगर पालिका की सीमाओं में हो तथा सीमाओं से 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि से होता है। ये तीसरी शर्त हो गई। नेक्स्ट जो शर्त है इसी के अंदर, करदाता को ऐसे हस्तांतरण की क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिफल 31 मार्च 2004 के बाद प्राप्त हुआ हो। ये
फोर्थ शर्त है जो शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ के कर मुक्ति के लिए आवश्यक है। क्या है? करदाता को ऐसे हस्तांतरण की क्षतिपूर्ति या उसको जो प्रतिफल उसको मिला है तो वो 31 मार्च 2004 के बाद प्राप्त होना चाहिए, इससे पूर्व में नहीं, धारा 1037 के अनुसार। तो ये इस तरह से हमारी 4-5 पॉइंट्स आज हमने बताया है आपको कर मुक्त आयोग के बारे में, जो सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की कर मुक्त आयोग के बारे में बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।